नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 5 जुलाई का द हिंदू का एनालिसिस। दोस्तों थंबनेल आपने देखा होगा, एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो अपनी सर को उठा रहा है। और दोस्तों अभी हाल ही की घटना हुई है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, जहाँ जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर हैं, मैं उनको बिगॉट्स कहूँगा, जिन्होंने इंडियन एम्बेसी को फिर से स्टॉर्म करने की कोशिश की है। और इंडियन इंटेल ने कैनेडियन अथॉरिटीज़ को ये बताया है, ये एक इन्फॉर्मेशन दी है कि खालिस्तानी रैली एक होने वाली है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को एक खालिस्तानी रैली होने वाली है और वो बहुत वॉयलेंट रैली होने वाली है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं परमजीत सिंह पंजवार और हरदीप नज्जर और अवतार सिंह खंडा, इन तीनों की मृत्यु का बदला लेंगे वो। और उन्होंने वॉलेंट प्ले कार्ड्स इशू किए हैं। और उनका ये कहना है कि जो कनाडा में हमारे हाई कमीशन है और हमारे जो उच्च ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के उच्च ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे कार्यरत हैं, उनको वो मार देंगे। उनको मारने के, उनको किल करने के लिए वो प्ले कार्ड्स लगा रहे हैं। और तब उससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 8 जुलाई का जो प्रोटेस्ट है कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में, दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया में क्यों, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ब्रिटिश कोलंबिया में ही क्यों ये सारे जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और वो वॉयलेंट हो जाते हैं, ये हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में ये प्रोटेस्ट जो होने वाली है 8 जुलाई को, ये काफ़ी वॉयलेंट होगी और इसमें हमारे देश के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनको मारने का प्लान है। और उनको मारने का प्लान इसलिए है क्योंकि ये जो खालिस्तानी है वो परमजीत सिंह पंजवार, अवतार सिंह कांडा और हरदीप नज्जर, इन तीनों की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सिलसिलेवार समझ के और इस सिलसिलेवार तरीके समझते हैं। और इसके लिए इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है कैनेडियन अथॉरिटी से कि भैया ये खालिस्तान जो प्रोटेस्ट है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिसके एवज में कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने भी ये कहा है कि भैया इस तरह के प्रोटेस्ट अनएक्सेप्टेबल होंगे। मतलब पहली बार कनाडा में ये माना है कि हाँ, इस तरह के प्रोटेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने सवाल पे। इससे पहले कनाडा साइलेंट रहता था, कोई भी प्रोटेस्ट होता था वहाँ इंडिया के खालिस्तानी जो सपोर्टर्स थे वो इंडिया एम्बेसी में कुछ भी करते थे, कोई भी नुकसान उसको पहुँचाते थे, तो कनाडा एक मिला जुला स्टेटमेंट देता था, उसको खुल के कंडेम नहीं करता था। तो दोस्तों क्या कनाडा एक सेफ़ प्लेस है खालिस्तानी मूवमेंट के लिए? थोड़ा एनालिसिस दोस्तों इसका आज हम करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही की घटना ये हुई है कि हरदीप नज्जर, जो एक खालिस्तानी लीडर हैं, खालिस्तानी सपोर्टर लीडर हैं हरदीप नज्जर, इनकी कनाडा में गोली मार के कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। वो एक मॉल से बाहर निकल रहे थे, उन्हें मार दिया गया। अब वहाँ के जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इनकी मृत्यु में भारतीय रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ है। और सिर्फ यही नहीं, परमजीत सिंह पंजवार जो कि लाहौर में मारे गए थे, इनका ये कहना है कि इनके भी मृत्यु में भारत का हाथ है। और इसके अलावा अवतार सिंह खंडा भी मारे गए थे। ये तीनों लोग टॉप खालिस्तानी लीडर थे, जिनके मारे जाने में खालिस्तानी सपोर्टर कह रहे हैं कि इंडिया का हाथ है और अब ये इसका बदला लेंगे। और ये सारा बदला वो बाहर लेना चाहते हैं, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, ब्रिटेन में एम्बेसीज़ को नुकसान पहुंचा के। तो दोस्तों ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कनाडा सेफ़ प्लेस है इन खालिस्तानियों के लिए और कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों हेजिटेट करती है इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताएं कि कनाडा में सिखों का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। इंडिया के बाद सिखों का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कनाडा में है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 1897 में पहली शिप इंडिया से कनाडा गई थी, जिसका नाम था RMS एम्प्रेस। ये वैनकूवर गई थी और यहाँ पे कुछ सिख माइग्रेंट्स थे जो काम करने वहाँ गए थे। और तब से लेके आज तक लगभग 125 साल के बाद ये कम्युनिटी कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। और इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कनाडा में बहुत ज़्यादा है। ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है कि हमारा डायस्पोरा जो है वो कनाडा में या किसी फॉरेन कंट्री में इतना प्रभाव रखता है, कनाडा, अमेरिका, चाहे जहाँ भी हो। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं वो हमारे इस गर्व को
पेन में बदल देते हैं, पीड़ा में बदल देते हैं, क्योंकि वो अपने ही देश के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट और इस तरह की एंटी नेशनल हरकतें करते हैं, जिससे कि हमारे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। दोस्तों 1980 में खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1980 में खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1985 में 23 जून को आपको याद होगा एयर इंडिया की IC-182 जो फ़्लाइट है उसको बॉम्ब किया गया था। वो आयरलैंड के ऊपर उसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे यात्री मारे गए थे। और ये खालिस्तानी मूवमेंट का पहला फ्लैश पॉइंट था, जहां खालिस्तानी मूवमेंट ने अपना एक तरह से अपना स्टार्ट किया था और अपने आप को बताया था कि हम अब एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट का ISI से भी बहुत गहरा लिंक है, जो पाकिस्तान में और वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में इनको फंड करती है और इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो कनाडा जो है, जहां सेकंड लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो अब सेपरेटिस्ट का हब बन गई है। और जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये इनका पॉलिटिकल कंपल्शन है कि ये इन खालिस्तानियों के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी ना कर सकें, कोई भी एक्शन ना ले सकें। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल की हुई है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी किसकी है दोस्तों? वो है जगमीत सिंह धालीवाल की। जगमीत सिंह धालीवाल एक कट्टर सेपरेटिस्ट लीडर हैं दोस्तों। 2013 में इंडिया ने इनका वीज़ा रद्द कर दिया था और ये इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिनके सपोर्ट के बिना ये गवर्नमेंट गिर भी सकती है। तो अब आप जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल कंपल्शन समझ सकते हैं दोस्तों। वो अपने एलाइज को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। और ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है दोस्तों, ये ब्रिटिश कोलंबिया में इसकी गवर्नमेंट है। अब आपको समझ में आया ब्रिटिश कोलंबिया मैंने शुरू में क्यों कहा? ब्रिटिश कोलंबिया में इसकी गवर्नमेंट है। ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन है, इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया में जो हमारा हाई कमीशन है वहाँ पे अटैक्स होते हैं, वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पे पिकेटिंग होती है, वहाँ पे तोड़फोड़ किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, आँख बंद कर लेती है और ये सारी चीज़ें होने देती है। तो दोस्तों इसका प्रोटेस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, जिस पे वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो कैनेडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहा है हमेशा खालिस्तान मूवमेंट के लिए, वो सिंपैथेटिक रहा है। वो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि एक अलग खालिस्तान होना चाहिए, जो कि हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट के एकदम अलग है। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, एक बिजनेस एंगल भी है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग से आता है। जितने ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, बड़े बड़े गैंग्स हैं, वो कनाडा से ऑपरेट करते हैं और इंडिया में इनका बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है। तो ये इंडिया में जो इलीगल मनी होता है वो कनाडा में उसको वाइट में कन्वर्ट करके वहाँ अपना बिजनेस करते हैं, जो कि वहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट को भी बहुत काम आता है फंडिंग। तो इसीलिए दोस्तों ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कनाडा जो है वो इन खालिस्तानियों पे एक्ट नहीं कर पाता, उसकी पॉलिटिकल कंपल्शन है। लेकिन अब हमारे देश ने एक मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेप्स उठाना चालू किया है। इन खालिस्तानियों के जो प्रोटेस्ट करते हैं उनका वीज़ा कैंसिल करना शुरू किया है, उनका जो PIO कार्ड है वो कैंसिल करना शुरू किया है। इससे क्या होता है कि ये जो खालिस्तानी है वो इंडिया में ट्रैवल नहीं कर पाते। अभी हाल ही में एक खालिस्तानी सपोर्टर थे लंदन में, जिनके माँ का देहांत हो गया जालंधर में, लेकिन उनका वीज़ा रद्द होने की वजह से वो नहीं आ पाए। फिर उन्होंने बाद में कहा कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने खालिस्तान में प्रोटेस्ट किया। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का लेसन सिखाया जाना चाहिए इन लोगों को, जो कि हमारी गवर्नमेंट बहुत इफ़ेक्टिवली कर रही है। तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा खालिस्तानी प्रोटेस्ट का, जो अभी प्लान किया जा रहा है और अभी जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, और इंडिया इस पर क्या कर रही है और क्यों कैनेडियन गवर्नमेंट इस पर एक्ट नहीं कर पाती, ये मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें वियना कन्वेंशन की भी बातें की गई। वियना कन्वेंशन, कैनेडियन अथॉरिटी ने कहा कि भैया हम वियना कन्वेंशन को एडहेयर करते हैं और वियना कन्वेंशन को हम प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या है ये कन्वेंशन, इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। 14 अप्रैल 1961 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़ वियना में हुई थी
और वियना कहाँ है सर? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और इसको फोर्स में लाया गया था अप्रैल 24, 1964 में, और ये इसको सब ने रेटिफाई किया है, इंडिया ने भी रेटिफाई किया है। और ये स्पेशल रूल्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करता है डिप्लोमेटिक मिशंस को। मतलब यहाँ से अगर कोई डिप्लोमेटिक मिशन किसी दूसरे में जा रहा है तो वियना कन्वेंशन के अंडर उसको स्पेशल प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि वहाँ के वो लोकल लॉज और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हरासमेंट से वो बच जाए। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी वो अपने गवर्नमेंट को एक क्लियर सही पिक्चर बताएंगे कि जिस देश में वो गए हैं वहाँ क्या हो रहा है। अगर उनको इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए वियना कन्वेंशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें विड्रॉल ऑफ मिशन का भी प्रोविज़न है कि अगर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, इस तरह का कोई सिचुएशन अगर होस्ट कंट्री में आता है तो वहाँ से मिशन को विड्रॉ भी किया जा सकता है दोस्तों, जो एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है होस्ट कंट्री के लिए। शायद कनाडा भी इसी से बचना चाह रही है कि क्या पता अगर ऐसा कुछ तोड़-फोड़ हुआ तो भारत अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ से हटा लेगा, मिशन को हटा लेगा, जिससे हमारी बहुत किरकिरी होगी दुनिया में और वियना कन्वेंशन का ब्रीच भी होगा। तो दोस्तों ये वियना कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए एक और मज़ेदार चीज़ हुई, SCO कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज ईरान ज्वाइन द ग्रुपिंग। दोस्तों ईरान ऑफिशियली SCO में एंटर कर गया है, लेकिन दोस्तों SCO का जो मीटिंग हुआ है वर्चुअली, जिसको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया है अभी, उसमें कुछ अनयूजुअल सी घटना हो गई। दोस्तों अनयूजुअल सी घटना ये हुई कि SCO ने सबसे पहले तो ये मतलब SCO का जो स्टेटमेंट था उसने सबसे पहले ये कहा कि SCO के जो कंट्रीज़ हैं उनको, जो भी कंट्रीज़ टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, उनको निष्पक्ष होकर बिना किसी हिचक के क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। मतलब इनका ये कहना था कि चाइना, रशिया और जितने भी कंट्रीज़ पाकिस्तान से अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़िया कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबसे पहले पाकिस्तान को टेररिज्म के एंगल पे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तभी SCO का मूल जो मुद्दा है, मंत्र है इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो उसको लागू किया जा पाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज़ हुई कि एक डॉक्यूमेंट, एक स्ट्रेटजी फॉरवर्ड किया गया जिसको कहते हैं SCO इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030। SCO इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030, SCO इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030। दोस्तों इस स्ट्रेटजी से इंडिया अपने आप को बाहर कर लिया, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र था और ये इंडिया के कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके गुजरती है, जिसको इंडिया अपने सॉवरेंटी पे सीधा हमला मानती है। तो इसीलिए इंडिया ने जो SCO इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 है उसमें उसको जॉइंट रूप से अनुमोदित करने के से मना कर दिया और कहा कि ये इंडिया की सॉवरेंटी को ब्रीच करती है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये दो डेवलपमेंट्स यहाँ हुए, बाकी और भी बातें हुई, सोशल सिक्योरिटी, इंटरनल पीस और दो कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हुई कि भैया जो अमेरिका का जो हेगमनी है उसको कम किया जाए। ये सारी बातें भी वहाँ हुई, लेकिन ये दो मेन मुद्दे थे जिस पे SCO बहुत चर्चा में रहा। दोस्तों SCO के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार जल्दी से क्लियर बता देता हूँ कि SCO क्या है दोस्तों। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 15 जून 2001 में शंघाई में बनाया गया था। और इसको कौन बनाया था? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने बनाया था। इंडिया, पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे 2017 में। और दोस्तों क्या कहते हैं 2021 में ईरान को फुल मेंबरशिप के लिए एलिजिबल बना दिया गया था। ये कहा गया था कि ईरान इसका फुल मेंबर बन जाएगा और अब 2023 में ये फुल मेंबर बन गया है। दोस्तों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ है, इसका हेडक्वार्टर बेजिंग है और इसका एक रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो SCO की एक परमानेंट बॉडी है और ये ताशकंद में है इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। और दोस्तों इसकी मेंबरशिप में इसके 8 मेंबर है दोस्तों, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान है। ईरान ने अभी उसको ज्वाइन किया है। अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर्स हैं। और डायलॉग पार्टनर दोस्तों इसके हैं
अज़रबैजान, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, मालदीव्स, नेपाल और दोस्तों श्रीलंका। ये इसके डायलॉग पार्टनर्स दोस्तों, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। दोस्तों देखिए अब महाराष्ट्र में आप जान ही रहे हैं कि जो हमारे एनसीपी के लीडर हैं पटेल जी, प्रफुल्ल पटेल जी और अजीत पवार के जो कज़न हैं, शरद पवार के जो कज़न हैं अजीत पवार जी, इन्होंने पार्टी बदल के बीजेपी की तरफ ये चले गए हैं और अजीत पवार जी ने डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया। इसी सीरीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने जो उद्धव ठाकरे का कैंप है, जो एकनाथ शिंदे से अलग है, एकनाथ शिंदे ने जो स्प्लिट करके अलग पार्टी अपने शिवसेना अलग कर ली, तो जो उद्धव कैंप के लोग हैं उन्होंने वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस में डिले कर रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है दोस्तों कि जो एमएलएज, खासकर जो एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने पार्टी बदल ली, पार्टी क्या बदल ली, जिन्होंने जो स्प्लिट करके चले गए, बीजेपी से मिल गए, वो एलिजिबल नहीं है, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। उन्होंने ब्रीच किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और इसको सदस्यता रद्द करने के बारे में डिसीजन कौन लेता है दोस्तों? स्पीकर लेता है। तो स्पीकर जो है वो कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं, तो इसीलिए उद्धव कैंप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेगा ये देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा दोस्तों आज इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो एमपी एमएलए से उनका होता क्या है। दोस्तों आज आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा इसके थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। अब ये आर्टिकल बताता है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट बनने के लिए तब इनएलिजिबल हो जाता है जबकि ये फॉलोइंग कंडीशंस, जो प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं। पहला, अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो अनसाउंड माइंड है, इनफर्म है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया है, अगर वो सिटीज़न इंडिया का सिटीज़न नहीं है या फिर उसने सिटीज़न खो दिया है या कहीं किसी दूसरे कंट्री के सिटीज़न को एक्वायर कर दिया है, और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो ये सारे कंडीशन के अंदर आर्टिकल 102 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो एमपी एमएलए या फिर की सदस्यता से या फिर चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित किया जा सकता है। और अभी जैसे मैंने बताया आर्टिकल 102 ये भी बताता है कि कोई भी लॉ जो डिस्क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करती है उसको पार्लियामेंट बनाएगी खाली। और प्रोविजंस जो हैं कुछ एनालॉगस प्रोविजंस भी हैं दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए, मतलब जो प्रोविजंस बहुत क्लियर नहीं है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी डिस्क्वालिफिकेशन पे कुछ बात करता है। वो क्या कहता है कि अगर किसी को जेल हो गई और वो 2 साल से ज़्यादा की सज़ा जेल हुई है, तो वो व्यक्ति अगर एमपी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसा कि अभी राहुल गांधी के साथ हुआ है। उनको 2 साल की सज़ा हो गई तो वो अब डिस्क्वालीफाई हो गए, इस पर केस चल रहा है। हालांकि उनकी सदस्यता अभी तक रिज्यूम नहीं हुई है। सिटिंग मेंबर के लिए कुछ एक्सेप्शंस बताती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और उनको 3 मंथ का लीवे दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑफ अपील पे। और डिस्क्वालिफिकेशन तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक अपील को डिसाइड नहीं कर लिया जाता किसी कोर्ट द्वारा। तो ये एक एक्सेप्शन है इसमें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण आता है जो अभी महाराष्ट्र का चल रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दोस्तों डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है ये इसमें हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए डिफेक्शन लॉ के अंडर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया गया है वो ये है दोस्तों कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का अपने पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली गिव अप कर देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर बनने से। अगर वो हाउस में वोट करता है जो कि उसके पार्टी के विप के कॉन्ट्ररी है तो भी वो मेंबर बनने से वांछित हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। या अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर
6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबर चली जाएगी। और इन सब मामलों में दोस्तों जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसी का जो उसी की क्या डिसीजन फाइनल होगा। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है दोस्तों, राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर। तो ये फिर 1992 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये जो अधिकार है कि कौन डिस्क्वालीफाई होगा कौन नहीं होगा, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। तो अभी महाराष्ट्र में तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया ही नहीं कि डिस्क्वालीफाई कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में चले गए हैं उद्धव ठाकरे कैंप कि भैया उनसे बोलो कि जल्दी से फैसला लें। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताएं कि इसमें एक केस हुआ था केशव मेघाचंद्रा सिंह केस। ये देखिए, केशव मेघाचंद्रा सिंह वर्सेस मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो कोर्ट है उसने आदेश किया था कि मैक्सिमम 3 महीने तक में स्पीकर को डिसीजन ले लेना है। तो अब भैया अभी तक तो डिसीजन लिया नहीं, तो इसीलिए ये लोग कोर्ट पहुंच गए हैं कि भैया डिसीजन लीजिए, उनको आपको निरस्त करना है कि नहीं करना है। हालांकि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का ही आदमी होता है, तो ये बहुत ही मतलब कम चांसेस हैं कि वो ऐसा कुछ कहेंगे जो उनके पार्टी के हित के अगेंस्ट जाएगा। हालांकि वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हीबस कॉर्पस की बात आ गई आज। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ईडी जो है सेंटी बालाजी जो एक तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं उनके ऊपर रेड कर रही है। जब उनके ऊपर रेड किया तो उनकी बाईपास सर्जरी होने लगी और ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद जो ईडी है वो इनकी कस्टडी मांगने लगी, जिसकी वजह से इनकी जो वाइफ है उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि भैया हमारे पति को ज़बरदस्ती डिटेन किया गया है, ये हीबस कॉर्पस का उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों ये जो हमारे रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 के अंदर हीबस कॉर्पस वाला प्रोविज़न है वो यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। तो इस पर हाई कोर्ट ने बहुत ही स्प्लिट एक मैंडेट दे दिया। 2 जज का बेंच था। एक जज ने बोला कि हाँ ये हीबस कॉर्पस यहाँ अप्लाई होगा और इनको इलीगली डिटेन किया गया है। दूसरे ने बोला कि नहीं भैया इलीगली डिटेन नहीं किया गया है, इनका डिटेंशन ईडी के द्वारा ठीक है। तो अब इस स्प्लिट जो वर्डिक्ट है इस पर जो ईसी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि इस पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, और जो हाई कोर्ट है वो अब लार्जर बेंच बनाए और इस पर डिसीजन ले। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो अब मामला फिर से हाई कोर्ट कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट के तरफ चला गया है। और अब लार्जर बेंच वहाँ के सीजीआई बनाएंगे और इस पर डिसाइड करेंगे कि भैया इनका जो डिटेंशन है वो इलीगल है कि नहीं है। और यहाँ हीबस कॉर्पस के बारे में बात की गई है। हीबस कॉर्पस क्या है दोस्तों, आर्टिकल 32 के अंदर ये रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, जिस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकती है। ये तब इन्वोक किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति का डिटेंशन किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा इलीगली किया जाए, मतलब उसका डिटेंशन लीगल नहीं है, तो हीबस कॉर्पस इन्वोक किया जाता है और उसको डिटेंशन से मुक्त कराया जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों अब अगली खबर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमारी गवर्नमेंट जो है वो लैटरल एंट्री की बात कर रही है, और ऐसा ही कुछ किया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो अब क्या हुआ है, उसी लैटरल एंट्री को कैंसिल कर रही है हमारी गवर्नमेंट। देखिए क्या हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने क्या किया कि 400 एडवाइज़र्स नियुक्त किए, 400 एडवाइज़र नियुक्त किए। और 400 एडवाइज़र इसलिए नियुक्त किए क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनकी बात ही नहीं सुनते। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे काम करते हैं, उनकी बात ही नहीं सुनते। तो अगर दिल्ली में कोई वेलफेयर स्कीम लानी है, कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, तो वो किससे पूछ के करेंगे। तो उन्होंने 400 एडवाइज़र्स को हायर कर लिया और इसके लिए उन्होंने एक स्कीम भी बनाई थी जिसका नाम था दिल्ली असेंबली रिसर्च, DARC, दिल्ली असेंबली रिसर्च, एक ये DARC, और दूसरा बनाया था अर्बन लीडर फेलोशिप। ये 2 बॉडीज़ बनाई थी जिससे वो ये एडवाइज़र्स को नियुक्त कर रहे थे। लेकिन LG साहब ने क्या किया कि इन एडवाइज़र्स की नियुक्ति को इलीगल बता के इनको हटा दिया। तो अब इसी पे खींचातानी LG और केजरीवाल जी के बीच में फिर से चालू हो गई है।
केजरीवाल जी का कहना है कि ये जो एडवाइज़र्स हमने रखे हैं ये एक्सपर्ट है अपनी अपनी फील्ड में, और वो ये बताएंगे कि भैया अगर इन्वायरमेंट कंसर्न है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, पॉवर्टी स्कीम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारे अलग अलग एडवाइज़र अलग अलग फील्ड के थे जो एडवाइस करते हैं, और वो उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रही है। तो इसको हमारे एलजी साहब ने नकार दिया और कहा कि भाई ये प्राइवेट पर्सन की जो नियुक्ति है ये गलत है, और उनको सीधे सीधे बर्खास्त कर दिया। तो दोस्तों ये एक मुद्दा चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में। इसके पहले एक और मुद्दा है, अभी एक और मुद्दा चल रहा है जिसमें एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, दिल्ली स्पेशल प्रोविज़न एक्ट को चेंज किया गया है। उसमें कहा गया कि भैया जो भी नियुक्तियां हैं, जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, वो सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के कंसल्टेशन में ही किया जाएगा, जिसमें मेजॉरिटी जो व्यू है वही रखी जाएगी। तो दिल्ली और सेंटर के बीच में काफ़ी टसल चल रहा है दोस्तों। इसके बारे में हमने कल में भी एक वीडियो में बात की थी, एनालिसिस में बात की थी। तो आज का दोस्तों ये है कि जो एडवाइज़र्स हैं, 400 एडवाइज़र्स हैं, इनकी नियुक्ति को हमारे एलजी साहब ने खारिज कर दिया है। चलिए दोस्तों अब अगले आते हैं। दोस्तों ग्रीन ट्रिब्यूनल एक बार फिर से न्यूज़ में आया है। वो पॉल्यूशंस के हॉस्पिटल के आसपास जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कर्ब करने के लिए एक एसओपी बनाएगी, कर सकती है ऐसे एक एसओपी बनाएगी कि हॉस्पिटल्स को इन एसओपी को फॉलो करना है ताकि उसके आसपास एरिया में पॉल्यूशन ना फैले। पॉल्यूशन हर तरह का, बायोमेडिकल वेस्ट से और जो भी वहाँ के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके वेस्ट से, और बायोमेडिकल हैज़ार्ड्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों से पॉल्यूशन ना फैले, इसके लिए एक एसओपी ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने का ऑर्डर किया है। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जान लेते हैं कुछ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में पारित हुआ था, जिसके फल अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। इसकी प्रिंसिपल सिटिंग है दिल्ली में दोस्तों, और इसके ब्रांचेस भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी है। और ये जितने भी डिस्पोजल है, जितने भी केसेस हैं, उनका 6 महीने के अंदर डिस्पोजल करने के लिए इसको ये बाधित है, इसको मतलब इसका मैंडेट है। और दोस्तों कंपोजिशन क्या है इसका? दोस्तों इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। टर्म इनका 5 साल का होता है और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर को चयनित करती है। दोस्तों ये एक्ट ये भी कहता है कि कम से कम 10 और मैक्सिमम 2 फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर कमेटी में, इस ट्राइब्यूनल में होने ही चाहिए। अब दोस्तों इसका पावर और जुरिस्डिक्शन क्या है? दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ये इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करता है केसेस का। इसका अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है, नीचे कोर्ट से ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी ले सकता है। और ये सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के जो रूल्स हैं उनसे बाधित नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब एक खबर के ऊपर आते हैं, बहुत ही मार्मिक खबर है ये। दोस्तों क्या हुआ कि एक 5 साल का बच्चा वेजिटेटिव स्टेट में चला गया और उसके पेरेंट अब कोर्ट में मूव किए हैं। दोस्तों हुआ क्या कि देवर्ष जैन है, वो मोशनलेस है, वो 5 साल के बच्चे हैं, वो मोशनलेस है। वो मोशनलेस कैसे हो गए दोस्तों? जो हॉस्पिटल है जहाँ पे इनके माँ ने इनको जन्म दिया, उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं थे, और स्पेशलिस्ट नहीं होने के बावजूद भी उनको सुपर स्पेशलिस्ट पद पे रखा गया। और उन्होंने जब इनका ऑपरेशन किया तो बच्चे के सर पे उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी बच्चे के सर पे, जिससे कि बच्चा एकदम मोशनलेस हो गया और वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। तो दोस्तों इन नॉन क्वालिफाइड और इनकम्पिटेंट डॉक्टर्स की वजह से ये बच्चे की लाइफ ख़राब हो गई और वो अब वेजिटेटिव स्टेट में है, जो कि एक तरह से अब वो उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। तो अब इनके पेरेंट्स कोर्ट मूव कर गए हैं कि इन डॉक्टर्स को और फोर्टिस हॉस्पिटल को, अपोलो हॉस्पिटल को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है फोर्टिस हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल ने जो है
इनकम्पिटेंट डॉक्टर्स को रखा इतनी हेफ्टी फीस लेने के बाद भी, जिससे इनके बच्चे की ये हालत हो गई। तो दोस्तों ये दिखाता है कि कितनी एपैथी है हमारे मेडिकल जगत में कि प्रॉफिट्स के लिए इनकम्पिटेंट डॉक्टर को रख लिया गया, जिससे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई। और अब इनके पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर तो परेशान हैं ही, अब वो कोर्ट कचहरी के भी चक्कर करेंगे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। दोस्तों हिंदू ने ये न्यूज़ छापा है, इससे अवेयरनेस होगी और हम ये होप करेंगे कि इनको न्याय मिले और इनके बच्चे के रिकवरी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक ये खबर थी, हमने आपको दिखाया। अब आगे आते हैं दोस्तों। हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं वर्षगांठ पे उनको श्रद्धांजलि दी है। कहाँ दिया है? तेलंगाना में। अब दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जान लेते हैं। 125वीं वर्षगांठ है तो इस साल के एग्जामिनेशंस में इनके बारे में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये 1897 में बॉर्न हुए थे और 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम मन्यम विरुडू भी था, हीरो ऑफ जंगल। इनको लोकल विलेजर्स हीरो ऑफ जंगल बुलाते थे। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में बॉर्न हुए थे, जो भी प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है। और इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक एंटी ब्रिटिश अपसर्ज को लीडरशिप प्रोवाइड किया। और वो लीडरशिप क्यों था दोस्तों? वो एंटी ब्रिटिश अपसर्ज क्यों था दोस्तों? 1882 का जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट है उसके अगेंस्ट में। और उस एक्ट ने जो आदिवासीज़ हैं उनका फ्री मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो करते थे उस पर रोक लगा दी। तो इसके अगेंस्ट में अल्लूरी सीताराम राजू ने ये मूवमेंट को लीड किया। और जो राजू हैं वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी प्रभावित थे, और लोकल पंचायत कोर्ट के थ्रू वो लोकल जस्टिस देने लगे और कॉलोनियल कोर्ट्स को उन्होंने बॉयकॉट किया। और इन्होंने रंपा रेबिलियन और मैनम रेबिलियन भी लीड किया 1922 में। लेकिन ये बहुत ही सगेशियस लीडर थे और इन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली एंटी ब्रिटिश अपसर्जेस को लीड किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश की आंख में ये खटकने लगे। और 1924 में इनको अरेस्ट किया गया, पुलिस कस्टडी में लिया गया। इनको एक पेड़ से बांध के गोलियों से मार दिया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही एक वीर लीडर थे, जिनको हमारी प्रेसिडेंट ने 125वीं वर्षगांठ पे इनके श्रद्धांजलि दी है। तो दोस्तों ये थोड़ी जानकारी थी इनके बारे में जो हमें याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। दोस्तों अब देखिए, एक ये आर्टिकल आया है अनीमिया और मैटरनल हेल्थ के बीच में रिलेशन के रिलेशन को दर्शाता है। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं अनीमिया क्या होता है। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अनीमिया वो कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी की रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे बॉडी में। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन का संचालन है वो कम हो जाता है, और इससे फैटीग, वीकनेस, डिजलनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस तरह की प्रॉब्लम्स बॉडी में आने लगती है। इसकी कॉज क्या होते हैं दोस्तों? आयरन, जो हमारे शरीर में आयरन की अगर डिफिशियंसी होगी तो हमें अनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B12 और विटामिन A की डिफिशियंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अनीमिया के होने में। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा दोस्तों देखे जाते हैं प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय बॉडी जो होती है वो ऑलरेडी कमज़ोर होती है महिलाओं की। अगर उसमें आयरन डिफिशियंसी हो गई, B12 और A की डिफिशियंसी हो गई, तो ये सारी जो इसके परिणाम हैं, फैटिग, वीकनेस, डिजलनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को खतरा रहता है। और हमारे देश में दोस्तों अनीमिया की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी चालू किए हैं अनीमिया को कर्ब करने के लिए। और अगर प्रेगनेंसी के समय अनीमिया है तो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसी के बारे में ये आर्टिकल बता रहा है। तो अनीमिया हमने देखा दोस्तों क्या होता है, ये RBC कंसंट्रेशन, जब ये RBC में जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है
तो अनेमिक कंडीशन होता है जो कि आयरन की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन B12 और विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। और प्रेग्नेंट महिलाओं में इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर अनेमिक हैं वो, तो उनके जान पे और बच्चे की जान पे खासी खतरा होता है। दोस्तों अब आते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पिछले कई एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों है। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान लॉ, एक कॉमन लॉ की बात करता है। किन किन फील्ड में दोस्तों? मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दोस्तों इसी पे ये सारी चर्चा चल रही है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो सिख, मुस्लिम और ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने इसका विरोध किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो प्रैक्टिसेस हैं और सिख में जो मैरिज वाली प्रैक्टिसेस है उसको हम यूसीसी से बाहर रखेंगे। तो इस पे मुस्लिमों ने भी कड़ा एतराज़ जताया, कहा है हमारे भी पर्सनल लॉ है, हमारे भी काफ़ी ट्रेडिशंस हैं। तो उस पे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्राइबल्स और सिखों को ये भरोसा दिलाया है गवर्नमेंट ने कि आपके जो लॉज हैं, आपके जो ट्रेडिशंस हैं, हम उसका सम्मान करेंगे और उसको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो कस्टम्स हैं, ये सारे जो खबरें हैं वो इसी के एवज़ में छपी हुई हैं। और मेन मुद्दा यही है कि अब यूसीसी शायद हो सकता है कि मॉनसून सेशन में इसमें यूसीसी लॉ को पारित किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च लूजेस टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस। दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस मिला हुआ है। टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस क्या होता है दोस्तों? जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट है उसका सेक्शन 12A बताता है कि कोई भी बॉडी को टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस दिया जा सकता है, जिससे वो टैक्स पे करने से एग्जम्प्ट हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि हाँ इनको टैक्स एग्जम्प्ट करना चाहिए, इनका काम जो है वो इस तरीके का है कि इनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्चर पॉलिसी रिसर्च सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने ये क्या कहते हैं ये स्टेटस लूज़ कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का वॉयलेशन किया है और ये इनकी फॉरेन फंडिंग जो है वो संदेहास्पद है। तो इसीलिए इनका ये स्टेटस छीन लिया गया है दोस्तों अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारे देश के बॉर्डर पे जो ट्रैफिकिंग चल रही है उसके बारे में ये न्यूज़ है दोस्तों। हुआ क्या है कि अब हमारी गवर्नमेंट बॉर्डर पे ही शेल्टर होम्स बनाएगी, बॉर्डर पे ही एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी जिससे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनको वहीं पे रिहेबिलिटेट किया जाए। और इन विक्टिम्स में सबसे ज़्यादा कौन होता है दोस्तों? वुमेन होती हैं, यंग वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं। तो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनकी बेटर लाइफ के लिए बॉर्डर एरियाज़ में ही रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे और रिहेबिलिटेशन होम्स बनाए जाएंगे, जिसमें इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। इनके खाने पीने, न्यूट्रिशन, पढ़ने लिखने सब चीज़ों की व्यवस्था होगी। दोस्तों ये ट्रैफिकिंग होती कहाँ से है? दोस्तों मेन सोर्स कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार है हमारे देश में। यहाँ से लोगों को ट्रैफिक करके हमारे देश में लाया जाता है इलीगल ट्रैफिकिंग के थ्रू, तस्करों के थ्रू। और उनको ये झांसा दिया जाता है कि वो बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं और वो प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स रैकेट्स में फंस जाते हैं। इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं अरब कंट्रीज़ में और इनको स्लेव भी बनाते हैं, स्लेव बन के भी इनको रहना पड़ता है। तो इनकी कंडीशन काफ़ी पैथेटिक होती है। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको हम बॉर्डर पे ही पकड़ लेंगे और इनको यहीं रिहेबिलिटेट करके इनको एक बेटर लाइफ देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अपने घर वापस लौट जाएँ। और इसमें दोस्तों कौन साथ देगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल, ये दो इसमें हम इस ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए साथ देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेंटर और स्टेट का एक और टसल देखा गया है ओपन मार्केट सेल स्कीम के द्वारा। देखिए दोस्तों अभी हमने पिछले एनालिसिस में ये डिस्कस किया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू स्टेट्स को
एडिशनल राशन देने से मना कर दिया है। ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है दोस्तों, कि जो बफर स्टॉक होता है उसको एफसीआई ओपन मार्केट में बेच देती है। बफर स्टॉक मतलब कि जितना स्टॉक गवर्नमेंट स्कीम्स को रन करने के लिए ज़रूरी है, उससे जो ज़्यादा स्टॉक बचता है उसको एफसीआई मार्केट में सेल कर देती है, स्टेट्स को दे देती है, प्राइवेट पार्टीज़ को दे देती है। तो चूँकि इस बार वीट और राइस के प्रोडक्शन कम हुए हैं, इस वजह से ओपन मार्केट सेल स्कीम को इसने रोक दिया है। और अब जो सेंटर और अब कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना लोकल एक अन्न योजना चालू किया है, जिसमें उनको इस स्कीम के थ्रू अन्न ग्रेन्स की ज़रूरत है। तो इसी में सेंटर स्टेट के बीच में टसल हो गया है कि भाई आप हमको ज़्यादा स्कीम दीजिए, ज़्यादा ग्रेन दे दीजिए। और अभी हाल ही में फूड मिनिस्टर्स मीट होने वाला है, जिसमें स्टेट और यूटीज़ के फूड मिनिस्टर्स भाग लेंगे। और वो क्यों मीटिंग करेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दोस्तों ये स्कीम कब आई थी? ये आई थी 2020 में दोस्तों, कोविड के समय, जिसमें 5 किलो राशन प्रत्येक फैमिली मेम्बर को देने की बात कही गई थी फ्री में, और इसको बढ़ा के 2023 तक कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। इसी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जो ये ओपन मार्केट सेल स्कीम का कोटा है वो कम कर दिया गया था, और इसी को इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का रूप देने के लिए अब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने मीटिंग रखी है सारे स्टेट के एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर्स से। तो इसी में सेंटर स्टेट का टसल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओपन मार्केट सेल स्कीम के द्वारा एफडीआई ने कर्नाटक और तमिलनाडु को ग्रेन देने से मना कर दिया। ज़्यादा ग्रेन देने से, जो वो जितना वो मांग रहे थे उतना ग्रेन वो नहीं दे रही है, वो कम ग्रेन देने की बात कर रही। तो दोस्तों यही खबर थी, एक सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में एक एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल के तौर में आप इसको लिख सकते हैं मेंस में। दोस्तों अब देखिए, स्टोल्टेनबर्ग जो है वो नाटो के चीफ बने रहेंगे, पहले भी थे अभी भी बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे दोस्तों? क्योंकि नाटो इस समय बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में। तो इनके कार्य को सराहा गया है, और इसी सराहने की वजह से इनको अब इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। दोस्तों नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो दोस्तों क्या है? नाटो दोस्तों एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में बनाया गया था, और इसके 31 मेंबर हैं दोस्तों, जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करते हैं। और दोस्तों कलेक्टिव डिफेंस में क्या है कि अगर कोई देश किसी भी इन 31 देशों में से किसी भी देश पे हमला करेगा, तो ये 31 देश मिल के मिलिट्री एक्सपेडिशन लॉन्च करेंगे उसके लिए, और इनकी सॉवरेंटी पे जो हमला होगा उससे इन देशों को बचाया जाएगा। दोस्तों NATO +5 भी अभी हम लोगों ने कल चर्चा किया था उसका अपने हिंदू एनालिसिस में। तो NATO +5 में कौन है? ये 31 देश तो हैं ही, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल है। इसमें इंडिया को भी लाने की बात की जा रही है यूएसए द्वारा, जिसको इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो दोस्तों ये इसके बारे में हमने डिटेल में कल चर्चा की थी, आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके। दोस्तों अब बात हो रही है यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे एक्सपेंडिचर सर्वे की। दोस्तों ये कौन करता है? दोस्तों ये करती है NSSO, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंदर आती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को करती है, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंदर आती है। और ये सर्वे बताता क्या है? ये किसी एक हाउस होल्ड के कंजम्पशन पैटर्न को बताता है कि वो जो बाहर से सामान खरीद रही है, चाहे वो फूड आइटम है, चाहे वो KPMG के आइटम्स हैं, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम है, किसी भी तरह के आइटम, उनके कंजम्पशन में क्या ट्रेंड आ रहे हैं ये बताता है। तो इससे पॉलिसी मेकर्स को और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दोनों को फ़ायदा मिलता है अपनी अपनी पॉलिसी बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो सर्वे है इसने कहा कि भैया जो फूड एक्सपेंडिचर है महाराष्ट्र में, वो 2017 और 18 के कंपैरिजन में 40 गुना बढ़ गया है। मतलब फूड एक्सपेंडिचर 40 गुना बढ़ने का मतलब ये कि 40 गुना ज़्यादा फूड नहीं खा रहे लोग, मतलब 40 गुना महंगा हो गया है। लोग अब 40 गुना ज़्यादा 40 गुना नहीं, 40% दोस्तों, 40% महंगा हो गया। लोग 40% ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फूड आइटम्स को खरीदने के लिए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये भी बता रहा है कि कैसे फूड इन्फ्लेशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ये महाराष्ट्र का फिगर है, जब ये नेशनल फिगर आएगा दोस्तों तो ये पिक्चर और भी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब एक डिजीज़ की बात कही गई है जिसको कहते हैं लेप्टोस्पिरोसिस। इस डिज़ीज़ के बारे में हिंदू में चर्चा की गई है, तो दोस्तों देख लेते हैं ये डिज़ीज़ है क्या। दोस्तों ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है जो इंसान और एनिमल्स दोनों को इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये एक बैक्टीरिया है जो जीनस है लेप्टोस्पाइरा, उसके द्वारा फैलाया जाता है। और इसमें अगर ये इंसानों को हो जाए तो बहुत तरह तरह के सिम्टम्स इसमें होने लगते हैं, जैसे कि बुखार होना, फैटीग होना, जॉइंट्स में पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखे जा सकते हैं। और ह्यूमन इससे कैसे इफेक्टेड होते हैं दोस्तों? ये दोस्तों नॉर्मली एनिमल्स से ह्यूमन में फैलता है, एनिमल्स से ह्यूमन में फैलता है। और अगर ह्यूमन डायरेक्ट कांटेक्ट है एनिमल्स के, उनके यूरिन के थ्रू, तो इससे ह्यूमंस को लेप्टोस्पिरोसिस हो जाता है। और अगर मान लीजिए जो एनिमल यूरिन है वो फैल गया किसी बड़े एरिया में, अगर वो फैल गया है तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इफ़ेक्टेड हो सकती है। और क्या कहते हैं दोस्तों, ये डिज़ीज़ सबसे बहुत तेज़ी से ह्यूमन में फैलता है और ह्यूमन को बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है। और अभी तक ये माना जाता था दोस्तों कि ये रैट से होता है खाली, लेकिन और इसीलिए इसको लोग रैट फीवर भी कहते थे, लेकिन ये रैट से नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत सारे होस्ट ऑफ एनिमल से होता है, जिसमें पिग्स, कैटल्स, वाटर बफेलो, गोट्स, डॉग्स, हॉर्सेस और शीप हैं। तो दोस्तों लेप्टोस्पिरोसिस के बारे में आपको ये जानकारी रखनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। क्योंकि इस तरह के टर्म्स जो साइंस एंड टेक वाले कॉलम में आते हैं उसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछ लेती है यूपीएससी, खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो इन सारे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है और उसको रिवाइज़ करते रहना है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आज का सेशन, कैसा लगा आज का आपको हिंदू एनालिसिस? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।